नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी डायरी के पन्ने। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आधार पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बितान भाग 2 का अंतिम पाठ डायरी के पन्ने एन फ्रैंक। देखते हैं लेखिका का परिचय। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में दी डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण भी हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। देखते हैं पाठ का परिचय। युद्ध के चलते इतिहास बनते और बिगड़ते हैं। युद्ध के बाद भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्य, जाति और संस्कृति का नामो निशान तक समाप्त हो जाता है। डायरी के पन्ने में लेखिका एन फ्रैंक ने हिटलर के अत्याचारों व द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को, जो उसने छोटी सी उम्र में स्वयं झेले, और इतिहास के जो सबसे खौफनाक और दर्दनाक अनुभव प्राप्त किए, उन्हीं का वर्णन किया गया है। एन फ्रैंक ने अपनी आप बीती एक डायरी के माध्यम से पूरी दुनिया को बताई है। लाखों मौत के घाट उतार दिए गए, इसलिए यहूदी परिवार अज्ञातवास में छिपकर अपने जीवन को बचाने के लिए मजबूर हुए। यह कहानी फ्रैंक परिवार और वॉन दान परिवार की है, जिन्होंने लगभग 2 वर्ष का समय अज्ञातवास में छिपकर बिताया। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर इन लोगों को नाजी पुलिस ने पकड़ लिया और 1945 में एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु हो गई। यहाँ उसकी डायरी का कुछ अंश दिया गया है। हिंदी में इसके अनुवादक सूरज प्रकाश जी हैं। देखते हैं पाठ का सारांश। बुधवार 8 जुलाई 1942 अपनी डायरी के पहले पन्ने को लिखते हुए वे अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित कहती है कि एक रविवार की दोपहर 3 बजे उसकी 16 वर्ष की बहन मार्गेट, बड़ी बहन थी जो मार्गोट को एएसएस से बुलावा आया था। उसे यातना शिविर में बुलाया गया था। यह बात सभी लोग जानते थे कि इन शिविरों में यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इससे पूरा घर भयभीत लग रहा था कि डच सैनिक आकर कभी भी मार्गोट को ले जाएंगे। सभी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक एक पल काटना भी भारी लग रहा था। पहली योजना थी कि हम 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे, लेकिन अब हम जल्दी से जल्दी घर छोड़कर अज्ञातवास में जाना चाहते थे। पड़ोस के मिस्टर वॉन डॉन का परिवार भी हमारे साथ गुप्त आवास में आना चाहता था। हम सब, एन के पिता माता, बड़ी बहन मार्गोट, मिस्टर वॉन डॉन दंपत्ति और उनका बेटा पीटर, कुल 7 लोग हम इकट्ठे हो गए। हमने अपना जरूरी सामान लेकर गुप्त आवास में जाने की तैयारी की। मैंने एक डायरी, कलर, रूमाल, स्कूल की किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियों को अपने थैले में डाल लिया। अज्ञातवास में जाने का ख्याल मेरे लिए इतना अधिक आतंकित करने वाला था कि मैं अजीबोगरीब चीज़ें थैले में भर रही थी। मेरे लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। इसके बाद 9 जुलाई 1942 ईस्वी को सुबह वे सब अज्ञातवास को चले गए। गुरुवार 9/1942 सभी लोग सामान से भरे हुए बड़े बड़े थैलों को लेकर अज्ञातवास के लिए चल पड़े। उनके सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा, जो यहूदियों की पहचान बताने के लिए था, लगाना आवश्यक था, जो लोगों को उनकी व्यथा के बारे में बता रहा था। उनका यह अज्ञातवास उनके पिता के ऑफिस की एक इमारत में था। ऑफिस का यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ इलायची, लौंग आदि मसाले पीसे जाते थे। इसके बाद वह अपने इस अज्ञातवास का पूरा खाका अपने पत्र में बताती हैं। कहाँ क्या काम होता है,
कहाँ कमरे हैं, कहाँ सीढ़ी है, दरवाजे कहाँ हैं आदि सब बताया है। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। डायरी के इस पन्ने में एन फ्रैंक बताती है कि नए स्थान पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने पहला व दूसरा दिन सामान व्यवस्थित करने में लगा दिया। उसकी माँ और बहन बुरी तरह थक गई थी, परंतु वह अपने पिता के साथ अपने नए स्थान को व्यवस्थित करने में लगी रही, जिस कारण वह बुरी तरह थक गई। शनिवार 28 नवंबर 1942। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि हम अपने नए घर में बिजली व राशन कुछ अधिक ही उपभोग कर रहे थे। उन्हें इन दोनों को किफ़ायत से खर्च करना चाहिए, वरना मुसीबत हो सकती है। शाम के बाद वह बिजली नहीं जला सकते, क्योंकि इससे पड़ोसियों को उनके वहां होने का पता चल जाएगा। इस कारण वे रात को पढ़ भी नहीं सकते। ऐसे में वे अन्य कामों को करने में अपना समय बिताते हैं। एन फ्रैंक कहती है कि वह दिन में भी पर्दा हटाकर बाहर नहीं देख सकती, इसलिए रात को दूरबीन से पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकते हुए समय बिताती है। आगे लेखिका मिस्टर डसेल के बारे में बताती है कि वह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके भाषण व अनुशासन संबंधी बातें उन्हें बोर करती हैं। वह थोड़े से चुगलखोर हैं और एन फ्रैंक की सारी बातें उनके माता पिता को बता देते हैं। लेखिका को उनकी कमियां बताने वाले लोग पसंद नहीं। फ्रैंक आगे बताती है कि परिवार में सब उनके काम में कमियां निकालते रहते हैं, जिससे जिसे झेलना आसान नहीं। लेकिन इसके बाद वे जब रात को सोती हैं तो उस समय अपनी इन कमियों व कार्यों के बारे में सोचती रहती हैं। उसे इन बातों पर हंसना और रोना दोनों आता है। उनका अपने आप को इस तरह आंकना उन्हें अपनी उम्र से अधिक परिपक्व बनाता है। शुक्रवार 19 मार्च 1943। एन फ्रैंक बताती है कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर तेजी से फैल रही है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध करार कर दिए गए हैं, जो कालाबाजारी करने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही जो लोग भूमिगत हैं उन्हें अब चिंता है कि उनको इसके स्रोत का सबूत देना होगा। एन फ्रैंक एक घायल सैनिक व हिटलर के बीच की बात को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों की वह गर्व महसूस कर रहा है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। एन फ्रैंक बताती है कि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें राजसी परिवारों की वंशावली तालिका में काफ़ी रुचि हो गई है। वह बड़ी मेहनत से अपने स्कूल का सारा काम करती है। रविवार के दिन वह अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखकर गुजारती है। हर सोमवार को मिस्टर कुगलर उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर नाम की एक पत्रिका लाते हैं। वे रोज बालों की नई नई स्टाइल बनाती है, तो उसके घर के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि वह अमुक फिल्म स्टार की नकल कर रही है, जिससे उसका मन दुखी होता है। बुधवार 28 जनवरी 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि हर रोज घर के 8 सदस्य अपनी पुरानी कहानी को दोहराते रहते हैं, जिसे सुनकर अब सब बोर हो चुके हैं। नया सुनने व बोलने के लिए कुछ भी न था। इससे उनका मन घुटन का अनुभव करता है। बुधवार 29 मार्च 1944। इस पत्र में वह कहती हैं कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी व पत्रों का संग्रह किया जाएगा। यह खबर आने के बाद सभी उनकी डायरी को पढ़ना चाहते थे, लेकिन वह इस प्रसारण के बाद बहुत गंभीरता से अपनी डायरी में हर बात लिखने लगी। लेखिका अपनी डायरी को एक जासूसी कहानी की तरह छपवाना चाहती थी। वह कहती है कि युद्ध के 10 साल बाद लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों ने किस प्रकार अज्ञातवास में अपनी जिंदगी बिताई। बम गिरने की आवाज़ से वे कैसे डर जाती थी, उन्हें कैसे सामान खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। चोरी चकारी की घटनाएं भी इस समय काफ़ी बढ़ गई थी। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि शनिवार 2 बजे के करीब गोलाबारी शुरू हुई। इससे अगले दिन दोपहर को उन्होंने अपने दोस्त पीटर को बुलाया। पीटर से काफ़ी देर तक उनकी बात चलती रही। दोनों बच्चों ने मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाई और उन्हें काफ़ी परेशान किया। उसी रात उनके गुप्त आवास पर सेंधमारी अर्थात चोरी की घटना हुई। क्योंकि वह एक गुप्त स्थान पर रह रहे थे, अतः वह अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं सकते थे। किंतु इस घटना के बाद सभी लोग अंदर तक हिल गए। मंगलवार 13 जून 1944। एन फ्रैंक बताती है कि आज वे 15 वर्ष की हो गई हैं।
उन्हें उपहार में पुस्तकें, बिस्किट, मिठाइयाँ, इत्र की शीशी, सोने का एक ब्रेसलेट, लिखने की कॉपी आदि मिली है। साथ ही पीटर ने उसे एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है। हमले लगातार हो रहे थे और मौसम था कि खराब पर खराब होता जा रहा था। लेखिका बताती है कि चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, एक फ्रांसीसी गांव में गए जो अभी अभी ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए। जमजात बहादुर कहते हैं कि चर्चिल को डर नहीं लगता कहती हैं कि चर्चिल को डर नहीं लगता। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हैं, जबकि हॉलैंड के निवासी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वॉन दान व मिस्टर डसेल लेखिका को घमंडी, अक्खड़ व मूर्ख समझते थे, जबकि लेखिका भी उन्हें मूर्खों का राजा कहती थी। अपने मन की बात लिखते हुए वह कहती हैं कि उन्हें कोई ठीक से नहीं समझता। उन्हें अब भी अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश है। वह पीटर के बारे में बताती है कि पीटर उनका एक अच्छा दोस्त है। वह उसकी दीवानी हो गई है। पीटर एक अच्छा और भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने पीने संबंधी बातों से लेखिका नफरत करती है। वह शांति प्रिय, सहनशील और आत्मीय व्यक्ति है। वह एन फ्रैंक की गलत बातों को भी सहन कर जाता है। वे दोनों मिलकर अपने भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें लंबे समय तक करते रहते हैं। लेखिका बताती है कि कई दिनों से वे बाहर नहीं निकली, इसलिए वह प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहती है। गर्मी की एक रात उसे चांद देखने की इच्छा हुई, किंतु चांदनी होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। लगभग 1.5 साल बाद बरसात के समय उन्हें छिपकर खिड़की से बादलों को देखने का मौका मिला। एन फ्रैंक कहती है कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादल, चांद और तारों को देखकर शांति और आशा की किरण मिलती है। प्रकृति शांति प्रदान करने वाली एक रामबाण दवा है। प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। एक युद्ध में एक सैनिक को जितनी पीड़ा व यंत्रणा सहनी पड़ती है, उससे कहीं अधिक यातना व तकलीफ तो औरत को एक बच्चा पैदा करते वक्त सहनी पड़ती है। बच्चा होने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है, परंतु फिर भी औरत मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखती है। वह कहती है कि महिलाओं को भी एक बहादुर सैनिक की भांति सम्मान मिलना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में वे कहती हैं कि पुरुषों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, इस कारण वे शुरू से ही महिलाओं पर शासन करते आए हैं। किंतु अब समय बदल गया है। शिक्षा व प्रगति ने महिलाओं की आंखें खोल दी हैं। देश ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक प्रदान किए हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि औरतें अपने बच्चों को पैदा करना बंद कर दें। यह एक प्राकृतिक कार्य है और उस कार्य को उन्हें करते रहना चाहिए। संसार में जन्म एक अनिवार्य कार्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। महिलाओं को पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। वे ऐसे लोगों की निंदा करती है जो समाज में महिलाओं के योगदान को मानने के लिए राजी नहीं। अंत में एन फ्रैंक विश्वास जताती हुए कहती है कि आने वाली सदी में औरतों का काम केवल वंश बढ़ाना ही नहीं होगा, बल्कि औरतों को ज़्यादा सम्मान व सराहना मिलेगी। तो यह था आज का पाठ एन फ्रैंक की बहुरी डायरी के पन्ने। देखते हैं पाठ से हमने क्या जाना। युद्ध का प्रभाव लोगों पर किस प्रकार पड़ता है। युद्ध के दौरान लोगों का जीवन कितना कठिन हो जाता है। बच्चों के मन पर युद्ध किस प्रकार प्रभाव छोड़ता है। अपने जीवन के अनुभवों को लिखना क्यों आवश्यक है। प्रसिद्ध डायरी लेखिका एनी फ्रैंक का जीवन कैसा रहा होगा। तो यह था आज का पाठ डायरी के पन्ने, जो कि एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी है। आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास। यह हमारा इस चैनल का 50वां वीडियो है। धीरे धीरे चलकर हम इस 50वें वीडियो तक पहुंचे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे यह सभी 50 वीडियो अच्छे लगे होंगे। आप हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए, हमारे वीडियो देखिए। कोई कमी हो, कुछ अच्छा हो तो ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़े छोटे बच्चे जो छोटी क्लासेस में हैं वो बड़ी क्लासेस के मित्रों, दोस्तों तक, भाइयों तक पहुंचाएं, और जो बड़े हैं वे अपने छोटे क्लास के छात्रों को, भाइयों को बताएं, क्योंकि इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी पाठ, सभी किताबें, सभी कोर्सेज जो होते हैं A और B और केंद्रिक आधार सभी की हम वीडियो डालेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।